नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी, वायुसेना की ताकत को बताया देश का गौरव। मिथिला में गूंजी शाह की आवाज, मैथिली ठाकुर के लिए की वोट की अपील। डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या मामले में राहुल गांधी की एंट्री, पीड़ित परिवार से की फोन पर बात। इस्तीफे के 100 दिन बाद भी धनखड़ की चुप्पी बनी रहस्य, कांग्रेस ने उठाए सवाल। और दाऊद का करीबी दानिश चिकना गोवा में गिरफ्तार, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन से फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर एक ऐतिहासिक क्षण बनाया है। फ्लाइट सूट में सजे राष्ट्रपति ने टेक ऑफ से पहले मौके पर मौजूद जवानों का अभिनंदन किया और वायुसेना अधिकारियों से राफेल की तकनीक, संचालन प्रक्रिया तथा सुरक्षा तंत्र से जुड़ी जानकारी ली। मुर्मू ने इसे भारतीय वायुसेना की आधुनिक क्षमता और देश की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रतीक बताया। उन्होंने जवानों से मुलाकात की और एयरफोर्स स्टेशन की विभिन्न यूनिट्स का निरीक्षण कर मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए थे। आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान खरीदे थे, जिनकी पहली खेप 2020 में भारत पहुंची थी। अंबाला एयरवेज पर ही इन विमानों को गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राफेल उड़ान भर चुके हैं। राष्ट्रपति की ये उड़ान न केवल वायुसेना के शौर्य की झलक थी, बल्कि देश के बढ़ते आत्मविश्वास और राजनीतिक मजबूती का प्रतीक भी बनी। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा बुधवार को पूरी तरह चुनावी रंग में डूबा नजर आया। दरभंगा के अलीनगर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मिथिला की धरती से लोक गायिका और बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के लिए समर्थन मांगा। शाह ने कहा कि मिथिला की संस्कृति और स्वाभिमान हमारी पहचान है और भाजपा ने इसे सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक कापूरी ठाकुर को भारत रत्न और स्वर कोकिला दिवंगत शारदा सिन्हा को पद्म भूषण देकर मिथिलांचल के सम्मान को नई ऊंचाई दी। रैली के दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखे शब्दों में प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष बार बार सत्ता की बात करता है, लेकिन बिहार में कोई पद खाली नहीं है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राज्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का इतिहास केवल घोटालों से भरा है। शाह ने पुराने घोटालों जैसे लैंड फॉर जॉब और बाढ़ राहत घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जनता अब लालू राबड़ी राज नहीं, विकास और सुशासन चाहती है। मिथिला वासियों ने पिछली बार 10 में से 9 सीटें दी थी, इस बार 10 की 10 सीटें एनडीए को मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के लिए राजनीति केवल परिवार तक सीमित रही है। हमने बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड वाली 25 वर्षीय युवती मैथिली ठाकुर को टिकट देकर ही संदेश दिया है कि भाजपा में प्रतिभा को परिवार नहीं, मेहनत तय करती है। शाह ने कहा है कि मिथिला की बेटी के रूप में मैथिली ठाकुर की जीत ही बिहार की संस्कृति और युवाओं की आवाज का सम्मान होगी। महाराष्ट्र में सातारा जिले के फलटण उप जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। मृतक के हाथ लिखे सुसाइड नोट के बाद ये मामला और गंभीर हो गया है। इसमें एक पुलिस अधिकारी पर यौन शोषण के आरोप दर्ज किए गए हैं। इस घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल बीड़ के कवड गांव पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टर संपदा मुंडे के परिवार से मुलाकात की और सांत्वना व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक राव पाटिल, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिव, प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। विरोधी पक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी डॉक्टर संपदा के परिजनों से फोन पर बात की। उन्होंने न्याय दिलाने की लड़ाई में परिवार के साथ रहने का आश्वासन दिया। इस बीच परिवार की मांग है कि आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। मला न्याय पाहिजे बघा. माझ्या मुलीवरची अन्याय केलाय.
त्या अन्यायाचा न्याय मला त्या ठिकाणी त्यास जे आमचे जे गुन्हेगार आहेत त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी हीच माझी एवढीच फक्त मागणी तुमच्याकडे, मला न्याय द्या. सुसाइड नोट नहीं, जो मैं उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ, वो जो नोट है ना उसमें लिखा हुआ, पहले वाला जो लेटर लिखा था उसमें, वो आरटीआई तक गई थी उसके लिए, वही उसका असली सुसाइड नोट समझ लीजिए. अच्छा, तो ये एसआईटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर, नहीं कर रहे. अब तक 8 दिन नहीं कर रहे हैं। 8 दिन हो चुके, बट अब तक कुछ भी नहीं हुआ है. तो हमें ऐसा डाउट है कि तब तक ये लोग सब एविडेंस सब डिलीट कर देंगे. ठीक है, तो हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आप एसआईटी के लिए थोड़ा सा जल्दी कीजिए. सत्ता और शांति दोनों ही शब्द जब एक ही व्यक्ति से जुड़ जाएं तो सवाल उठते हैं. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर हमेशा सुर्खियों में रहा, लेकिन इस्तीफे के बाद उनकी चुप्पी अब खबर बन गई है. 100 दिन बीत चुके हैं, पर वो ना किसी मंच पर दिखे, ना मीडिया से बोले. इस रहस्यमयी मौन का कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उजागर कर हमला किया है. उन्होंने कहा है कि धनखड़ कभी न्यूज हेडलाइन में रहने वाले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब वो राजनीतिक इतिहास की सबसे अनकही कहानियों में से एक बन गए हैं. जयराम ने कहा है कि 21 जुलाई 2025 को अचानक आया इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक घटनाक्रम था जिसने सबको चौंका दिया. उन्होंने दावा किया कि भले ही धनखड़ प्रधानमंत्री की तारीफों में हमेशा उदार रहे, उन्हें अपने पद से जाने के लिए मजबूर किया गया. पार्टी के महासचिव ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक उपराष्ट्रपति बिना सार्वजनिक स्पष्टीकरण या फिर सम्मान समारोह के इस तरह दृश्य से ओझल हो जाए. पूर्व राज्यसभा सभापति के रूप में धनखड़ अक्सर विपक्ष से टकराते रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उन्हें अपने पूर्ववर्तियों की तरह सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए. कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक कारण हैं. आपको बता दें कि 21 जुलाई को धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा. उनके कार्यकाल की अवधि अगस्त 2022 से 2027 तक थी. वे राज्यसभा के सभापति भी थे. उनका इस्तीफा मॉनसून सत्र के पहले दिन आया. विपक्ष के साथ उनके टकराव को कई बार देखा गया. और आवाज समाचार में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा ने एक बार फिर से निशाना साधा है. पार्टी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर बिहार चुनाव से पहले राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया है. मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक एनिमेटेड गुमशुदा पोस्टर साझा किया, जिस पर लिखा था, गुमशुदा 59 दिन पहले बिहार में देखा गया था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव अभियान से दूर है और महागठबंधन में कांग्रेस को उन्होंने खुद ही हाशिए पर पहुंचा दिया है. मालवीय ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं और वीडियो ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन बिहार के वोटरों और सहयोगियों की चिंता करने का वक्त नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की जनता अब जान चुकी है कि कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों को वोट देना राज्य के विकास को रोकना है. लालू परिवार ने सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपना घर भरा, जबकि बिहार पिछड़ेपन की मार झेलता रहा. भाजपा नेता के इस बयान के बाद चुनावी माहौल में एक बार फिर से कांग्रेस बनाम भाजपा की जंग तेज हो गई है. दाऊद इब्राहिम का करीबी और ड्रग्स तस्करी में लिप्त आरोपी दानिश मर्चेंट उर्फ दानिश चिकना को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गोवा से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि दानिश भारत में ड्रग्स सिंडिकेट का संचालन करता था और प्रमुख आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ा था.
एनसीबी मुंबई की टीम ने ये गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दानिश का नेटवर्क न केवल मुंबई या गोवा तक सीमित था, बल्कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी सक्रिय था। ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब एजेंसियां दाऊद गिरोह से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी है। दानिश चिकना का नाम पहले भी कई ड्रग्स मामलों में सामने आ चुका है। दिसंबर 2024 में उसे मुंबई में गिरफ्तार किया गया था और 2021 में भी हशीश रखने के आरोप में पकड़ा गया था। एनसीबी ने उस समय उसके खिलाफ 2 बड़े केस दर्ज किए थे। जांच में खुलासा हुआ था कि वो मुंबई के डोंगरी क्षेत्र से दाऊद इब्राहिम के ड्रग ऑपरेशन को संभालता था और फरारी के दौरान राजस्थान में छुपा हुआ था। दाऊद के सहयोगियों चिंता पठान और आरिफ भुजवाला से पूछताछ में भी उसका नाम सामने आया था। अब एजेंसियां उसके नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए पूछताछ कर रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने यह आदेश सुनाया है। बताया जा रहा है कि आसाराम फिलहाल एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने नियमित जमानत के लिए भी याचिका दायर की थी, जिसमें मेडिकल आधारों पर अपनी रिहाई की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी में मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने उस समय माना था कि आसाराम उम्र दराज है और दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि आसाराम अगस्त 2013 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे और तब से जेल में सजा काट रहे हैं। इसके बाद सूरत में भी 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जो मामला दर्ज है। हालांकि अब अदालत से मिली अस्थायी राहत के बाद वो उपचार पूरा करने के लिए अस्पताल में रहेंगे। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले दल बदल का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में सोलापुर के कई वरिष्ठ नेता आज मुंबई में बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी शामिल हैं। इस प्रवेश को सोलापुर की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज की सबसे बड़ी हलचल सोलापुर से लेकर मुंबई तक बीजेपी का ब्रह्मास्त्र चला। मुंबई के प्रदेश भाजपा कार्यालय में राजनीतिक घर वापसी का बड़ा मंच तैयार हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के कई दिग्गज नेता कमल के निशान पर भरोसा जताते हुए नजर आए। सबसे बड़ा नाम सामने आया एनसीपी अजीत गुट के पूर्व विधायक राजन पाटिल का, जिनके साथ बाल राजे पाटिल, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष यशवंत माने, पूर्व विधायक अजिंक्य राणे, सोलापुर यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण सदस्य और इन नेताओं के साथ जिले के हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बड़े पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के चलते सीधे सोलापुर में एनसीपी अजित पवार को जबरदस्त झटका लगा है। वहीं बीजेपी का संगठन और मजबूत होता दिख रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, शिंदे गुट के लिए भी सिरदर्द बढ़ गया है। मोहोल तालुका के शिवसेना शिंदे गुट के कई वरिष्ठ नेता भी कमल का दामन थाम चुके हैं। ये पूरा घटनाक्रम उसी समय हो रहा है जब महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। महायुति की आंतरिक राजनीति नई करवट ले रही है। एक ओर दल बदल की बाट तो दूसरी ओर सहयोगियों का भरोसा डगमगाता हुआ दिख रहा है।
महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद गरमाया है। एयर इंडिया की कोलकाता मुंबई फ्लाइट में हुए झगड़े के बाद मन से सक्रिय हो गई यूट्यूब माही खान पर मराठी के मुद्दे पर गलत आरोप लगाने का दावा किया गया, जिसके चलते उन्होंने अपना वीडियो हटा लिया और सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी। जय महाराष्ट्र, लेकिन ये जय महाराष्ट्र अब एक माफीनामे में बदल चुका है। एयर इंडिया की फ्लाइट में मराठी भाषा को लेकर हुआ विवाद बवाल में बदल गया और जब मनसे ने चेतावनी दी कि ढूंढकर मुर्गा बनाएंगे तो यूट्यूबर माही खान का रुख बदल गया। माही खान ने ये वायरल वीडियो हटा दिया और अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी को वीडियो से ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दें। मैं मुंबई आता जाता रहता हूं, इसलिए हक से जय महाराष्ट्र बोल रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस महिला ने पलटवार किया है। महिला का आरोप है कि सोशल मीडिया लाइक्स के लिए उसे विलेन बना दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी नौकरी तक चली गई। मनसे नेता अविनाश जाधव का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि एक महिला की नौकरी से खेलने वाले इस भिखारी को अगर मुर्गा न बनाया तो मेरा नाम भी अविनाश जाधव नहीं। कहानी एक वीडियो से शुरू हुई। दावा था कि कोलकाता से मुंबई आ रही फ्लाइट में मराठी न बोलने पर धमकी मिली। माही खान बोले, महिला ने कहा है कि मुंबई आ रहा है तो मराठी आनी चाहिए। लैंडिंग के बाद मिलने की धमकी दी। लेकिन उलट आरोप में कहा गया है कि सब ड्रामा लाइक्स और व्यूज के लिए था। माफी आ चुकी है, वीडियो गायब है, फिर भी सवाल टिका है, क्या ये मराठी अस्मिता का मुद्दा था या सोशल मीडिया की शोर ने किसी का करियर लूट लिया? फिलहाल माही खान के तेवर ढीले पड़ चुके हैं और मनसे की निगाहें अब भी उन पर टिकी हैं और ये विवाद अभी थमा नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रामायण के साथ साथ अपने दानवीर कदम के कारण सुर्खियों में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में विवेक विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता ने खुलासा किया है कि उन्होंने फिल्म से मिलने वाली पूरी कमाई जरूरतमंद बच्चों, खासकर कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। एक इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि उन्होंने फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा से कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं चाहिए, बल्कि वे इसे समाज की भलाई में समर्पित करना चाहते हैं। विवेक ने इसे अपने जीवन की एक दिल से जुड़ी जिम्मेदारी बताया। विवेक ने इंटरव्यू में कहा है कि वे इस प्रोजेक्ट से बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं और मानते हैं कि रामायण सिर्फ पौराणिक कथा नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें रणवीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रकुल प्रीत सिंह और पूरी यूनिट के साथ काम करना का बहुत अच्छा अनुभव मिला। आपको बता दें कि निर्देशक नीतीश तिवारी रामायण को 2 भागों में दिवाली 2026 और 27 में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। फिल्म में रणवीर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनका योगदान न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असली जिंदगी में भी किसी के काम आ सके। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।